आज बात होगी कश्मीर की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कश्मीर दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर और उसके बहाने कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई बार कहा इस बात को कि 370 के जरिए कांग्रेस और उसकी हलीफ पार्टियां, यानी जो उसके साथ मिली हुई है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के लोग वो आर्टिकल 370 पर लगातार सियासत करते रहे और इसके जरिए वो अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे और आगे बढ़ते रहे, मगर यहां की आवाम का कोई भला नहीं होने दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से पर्यटन, उद्योग और रोजगार नहीं आ पा रहे थे कश्मीर में, और 370 जो है एक बड़ा रोड़ा बना हुआ था। और कुल मिलाकर के अपोजिशन पार्टियां, चाहे वो वहां की लोकल पार्टियां हो या फिर कांग्रेस, तमाम पार्टियां प्राइम मिनिस्टर के निशाने पर थी। इस मौके पर वो बहुत सारे नौजवानों से मिले, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने नए नए कारोबार शुरू किए हैं, और ख्वातीन से भी मिले, आम लोगों से भी मिले। जाहिर तौर पर ये आज का दिन, चूंकि 5 साल के बाद जो है करीब प्राइम मिनिस्टर कश्मीर पहुंचे थे, लोगों में जोश भी दिखा, बहुत सारे नारे जो है उनकी हिमायत में भी लगे वहां पर प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो बहरहाल आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी मसले पर बात करेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के करीब 5 साल के बाद अब कश्मीर के हालात कितने बदले, कश्मीर कितना आगे बढ़ा, और उसको लेकर के जो कश्मीरी अवाम है वो क्या सोचती है। कश्मीर के ही ज्यादातर लोग जो है पैनल में आज मौजूद होंगे, या कश्मीर पर जो अपनी बेबाक राय रखते हैं या कश्मीर के मामलों के जो जानकार हैं वो इस पैनल में मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों का जो है यहाँ पर इस्तकबाल करता हूं, मगर उससे पहले कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपके साथ उनका तारुफ करा दूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अल्ताफ ठाकुर साहब बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से आमिर शेख साहब जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट उमर भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कश्मीरी मामलों के जानकार प्रोफेसर MM अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। और प्रोफेसर MM अंसारी साहब, जाहिर तौर पर बीजेपी जो है आज इसको एक तारीखी दिन बता रही है, और करीब 53 ऐसी स्कीमें थी, योजनाएं थी, प्रोजेक्ट्स थे जिनका इफ्तिताह भी प्राइम मिनिस्टर ने किया, और 6400 करोड़ का कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, या फिर सरकारी जो मतलब जो है खर्च आएगा, जो बजट था, वो वहां पर एक तरीके से उसका इफ्तिताह हुआ। पहला रिएक्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है तकरीबन 5 साल के बाद पहुंचे थे, आर्टिकल 370 का बार बार उन्होंने जिक्र किया। MM अंसारी साहब, चूंकि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में रहकर के आपने बहुत काम किया है, बहुत नजदीकी से देखा है, अब आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कश्मीर में गए हैं और तमाम के लोगों से उन्होंने बातचीत की और वहां के हालात का जायजा लिया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि 6,000 पैकेज भी अनाउंस किया, बहुत लोगों से मिले और उन्होंने बातें बताई। कश्मीर में काफी तरक्की आई। ये तो एक तो ये एक चुनावी, और प्राइम मिनिस्टर को मुल्क हिस्सों में जा रहे हैं और तमाम स्टेट्स में जा रहे हैं, और वहां पे भी कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की रैली हो या ओपोजिशन भी पार्टी की रैली हो, उसमें लाखों हो रहे हैं आ रहे। और आपको अच्छी है कि चुनावी रैलियों से कहां से लाए जाए, तो उसी तरह से कश्मीर में ही हुआ। बड़ी अच्छी बात कि ऐसा तमाम लीडरशिप कॉन्टेक्ट होने चाहिए। लेकिन ये बात जो आपने जोड़ी है, तो जाहिर है कि 370 आर्टिकल 370 का भी जिक्र है, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको 370 सीट्स भी पार्लियामेंट्री सीट भी ले आनी है, उसका उन्होंने बार बार जिक्र किया। लेकिन ये 370 का ताल्लुक जो है डेवलपमेंट से कभी भी नहीं रहा है। इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रहा है, अंसारी साहब एक बैकवर्ड स्टेट तो रहा है, लेकिन इससे भी बैकवर्ड और भी स्टेट्स हैं, वो हम बीमारू स्टेट्स कहते हैं। तो 370 का एक पॉलिटिकल इशू है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है ओपोजिशन को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन ये वो भूल गए कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां की लोकल बॉडी है जिसके साथ वाजपेयी साहब ने मिल करके हुकूमत बनाई थी, और यही मुफ्ती साहब की पार्टी है जिससे मिलकर इन्होंने अपने एक दौर में उन्होंने बनाई है। ये बड़ी अजीब सी बात है, आपके वो दोस्त रहे हैं, आपके साथ अलायंस और उनके साथ परिवारवाद है, उन लोगों ने बर्बाद किया। अगर आप देखेंगे, अगर पॉलिटिकल तो इस वक्त सबसे ज्यादा परिवार तो
पे खुद में आ गया है। तो इन बातों को दूर रहते हुए मैं ये कहूंगा कि 370 का, इस बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 370 एक हमारा पॉलिटिकल अरेंजमेंट था श्रीनगर, कश्मीर और इंडिया के साथ। इसका हमारे डेवलपमेंट से कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है, इसलिए कि उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं थी। जब ये कोई लोकेशन होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जम्मू के लिए भी अलग होती थी, कश्मीर के लिए भी होती थी, लद्दाख के लिए भी हुआ करती थी। तो ये 370 का ताल्लुक जो है वो हमारे बिल्कुल फेडरल सेटअप में एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। अब ये कहना कि वहां पे बहुत ही खुशहाली आ गई, तमाम टूरिज्म भी बहुत बढ़ गया, और ये कहें कि वहां पे तालीम का या हेल्थ और सेक्टर के बहुत डेवलपमेंट हो गई, या ये कहें कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा नहीं है। जिस तरह के मुल्क में और सूबों में ही भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, वो वहां पे भी है। मैं तो तब मानता कि वहां पे खुशहाली आ गई जब जो कश्मीरी पंडित जो ख्वाहा है वापस जाने को, वो पिछले 5 सालों में मैं नहीं समझता कि वो जा सके हैं। और अगर वहां पे पीस आई है तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट जिसको हम कहते हैं, कश्मीर की ऑटोनॉमी की जो लोग बात करते हैं, वो आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में वो कैद हैं, उनको भी छोड़ा नहीं गया। और इसके साथ साथ वहां पे कुछ इस तरह के कवानीन हैं जो किसी भी स्टेट में नहीं है। जैसे अफसा के बारे में आपको मालूम है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में मालूम है, ये यूएनपीए वगैरह तो हर जगह लागू है, वहां पे भी लागू है। लेकिन इसके अलावा जो अफसा और पीएसए, ये तमाम चीजें नहीं हटी। तो मैं समझता हूं कि 370 के हटने के बाद न ही कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का कोई काम हुआ है, जैसे और स्टेट्स हमारी मूव कर रहे हैं उसी तरह से वहां पे भी हालत है। जश्न मनाया जाए, और रहा सवाल ये कि वहां पे जो खुशी मनाई जाए, जिसका डंका पीटा जाए, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। पीएसए और अफसा के बारे में खासकर मैं जिक्र करूंगा, वो वैसे ही के वैसे ही है। और जो कश्मीरी पंडित जो वहां जाना चाहते हैं, मैं नहीं समझता बदले नहीं, और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है हमारे यहाँ बूमिंग है और उनका इन्वेस्टमेंट वहां जाएगा। इसके बारे में कोई भी हमारे सामने आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मैं वापस आपके पास आऊंगा। उमर भट्ट साहब सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। ठीक है सर, उमर भट्ट साहब हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जाहिर तौर पर पॉलिटिकल कमेंट लेने से पहले मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप एक्टिविस्ट के तौर पर वहां काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बहुत सारी बातें आपके जहन में भी होंगी। आज का जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, शायद 80-90 हज़ार के करीब जो है वो लोगों का वहाँ पर मजमा था, ऐसा बताया गया। और बहुत सारे नारे भी लगाए गए प्राइम मिनिस्टर के लिए, मतलब उनकी आवभगत में या उनकी मेहमान नवाजी में या उनके इस्तकबाल में। कुल मिलाकर के तकरीबन 5 साल जो है वो होने वाले हैं आर्टिकल 370 को हटाए हुए, और प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा। पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि आज जो दिखाने की कोशिश की गई है वो ये था कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत बड़े और बेहतर बदलाव हुए हैं। आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। क्लियर कट मौकूफ ये है कि बदलाव किस लिहाज से वहां दिख रहा है। क्या ये 370 के एब्रोगेशन के बाद की अचीवमेंट है, डेवलपमेंट है? हकीकी मानों में अगर ग्रॉस रूट लेवल पर ग्राउंड जीरो की बातें करें तो साफ अल्फाज में यह है कि ये सब चीजें एक तेज रफ्तार में विकास के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, वो चाहे स्मार्ट सिटी हो या G20 के एक इवेंट को यहां ऑर्गेनाइज करने की बातें हों, या ओवरऑल डेवलपमेंटल इश्यूज हों जो प्रोग्रेसिव लेवल पर आगे जा रही हैं, इसका मैं कतई कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि 370 के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है। ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल एक्शन प्लान है जो अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और रहा सवाल आज के इस प्रोग्राम का जो हुकूमत हिंद और बीजेपी सरकार ने बिलखुसूस कश्मीर में यहां ऑर्गेनाइज किया था, इसकी अपनी अहमियत उनके पॉलिटिकल लेवल पर अगर देखी जाए तो ठीक है, उनके लिए एक अचीवमेंट है जहां पॉलिटिकल लीडरशिप को कामयाब पाने के लिए वो ये सब चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और वो शायद अगर 370 यहां रहता तब भी वो होती, नहीं होता तब भी होती। ये इंटरकनेक्टेड कभी नहीं था, न है, न होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब चूंकि आमिर शेख साहब जो है हमारे साथ हैं, कांग्रेस के आप सीनियर लीडर हैं,
और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कांग्रेस का जिक्र किया, कहा कि कांग्रेस ने किस तरीके से 370 के लिए मतलब जो है 370 का इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, और कश्मीरी अवाम को गुमराह किया, अंधेरे में रखा। क्या रिएक्शन है आपका आमिर शेख साहब? जी, गुमराह करने की सियासत, जब सियासत की बात कर रहे हैं तो गुमराह तो वो आज कर रहे थे। आज तमाशा आपने जो देखा, किस तरीके से मुलाजिम को जो अहकाम जारी हुए थे, फरमान जारी हुआ था, जो अहकाम जारी हुआ था कि काम पर सब पहुंच जाइए क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। और जो इतने बड़े इससे पहले भी 2014 के जब चुनाव थे उसमें भी वादे हुए थे, उसके बाद भी वादे हुए, और आज भी वही जो रेटोरिक जो अब चल रहा था आज भी वो देखने को मिला। अच्छा, क्या आप मुझे बताइए 370 जब ये तरक्की के साथ जोड़ रहे हैं आप, 370 की जब बात हो रही है, क्या 370 के बाद जितने जो वादे किए गए थे, क्या यहां से आतंकवाद गया, क्या तरक्की आई, क्या 15 लाख हमारे अकाउंट में आया, क्या यहां पर चुनाव हुए? इतने में जहां पर भी बात उठती है, जब जमहूरियत की आप बात नहीं करते हो, हमारे पास हकूक नहीं है, जमहूरियत नहीं है, हमारे पास इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आप कौन सी बात करते हो? आप एक इलाके की बात नहीं करूंगा, एक किसी छोटे कोचे या गली, एक लाल चौक को आप सजाकर उस पर कुछ सजावट करके आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, और बाहर से आप एम्बेसडर्स को बुला के, वहां के नुमाइंदों को बुला के कश्मीर का दौरा कराएंगे, और यहाँ पर खाली सड़कों का और डल्ले का दौरा कराकर आपको ये दिखाना चाहोगे कि यहाँ पे तरक्की हो रही है? तरक्की का नामो निशान नहीं है, लोग परेशान हैं। कौन सा प्लान इनके पास है? इनकी जो नीति है, और आमिर शेख साहब देखिए, मैं आपको यहाँ टोकूंगा, मुझे ईमानदारी से आप बताइए कि अगर ये तरक्की नहीं है, अगर सड़कें टूटी हुई हैं, अगर वहां पर फ्लाईओवर नहीं बने, और अगर जो है वहां पर अच्छे कॉलेजेस नहीं बने नए, या दूसरे तरक्की के काम नहीं हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि 5 साल में उनके ऊपर ब्रेक लग गया, तो उसके लिए तो जिम्मेदार जाहिर तौर पर जो पुरानी हुकूमतें हैं या जो सियासी सिस्टम है वहां का, वो भी जिम्मेदार होंगे ना? मैं इस सवाल को नहीं समझा। देखिए, आप तरक्की की बात करते हैं, जो बेसिक डेवलपमेंटल काम जो होते हैं वो सरकार करती आ रही है, और जो दावे बड़े बड़े किए गए थे, आप 370 कहते हैं कि 370 तरक्की के आड़े आ रहा था, अब तो आपके पास 370 नहीं है। अब कौन सी चीज आपको रोक रही है? क्या कश्मीरी पंडित, अभी बात हो रही है, क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस आए? नहीं आए। क्या आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं हुआ। तो आप जो वादे किए गए थे कि यहाँ पे बेरोजगारी पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और यहाँ पर जिस दिन चुनाव होंगे, जो आप कहते हैं कि आवाम हमारे साथ है, हमारे फैसलों के साथ है, हमारी नीतियों के साथ है, आप जिस दिन चुनाव करेंगे, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट यहाँ पे लागू की गई थी, बड़ा डोल बजाया गया था। सुनिए, बड़ा डोल बजाया गया था, 73rd 74th अमेंडमेंट यहाँ पे लागू होगी और चुनाव कराए गए। अब तो उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, तो अब उसका चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं आप? क्योंकि ये डर तो इनको पता है यहाँ पे लोग किसके साथ है और फैसला किसके हाथ में जाए। बिल्कुल ठीक है। चूंकि अल्ताफ ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आप थोड़ा सा लेट जुड़े, बहुत सारी बातें हो रही थी, और बात यही हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जिस तरीके से 370 को लेकर के अपोजिशन पार्टियों पर हमला बोला, और वो हमलावर थे, जाहिर तौर पर वो कह रहे थे कि आज का दिन जो है, मतलब तकरीबन 5 साल हो गए 370 को होते हुए, ये एक ख्वाब था, ये एक सपना था जो कई सदियों से जो है वो देखा जा रहा था। ये ऐसा कहा उन्होंने। लंबे वक्त से जो है इंतजार था इस दिन का, और 370 हटने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए, बहुत खुशगवार माहौल हो गया, बहुत सारे आंकड़े दिए गए, बताया गया कि जवानों की जो शहादत हो रही थी उसमें 48% की कमी आई है पिछले दिनों में। 2023 में तकरीबन 2 करोड़ सैलानी वहां पर गए हैं, इस तरह की बातें भी जो है आई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसमें डेवलपमेंट हुआ है। पत्थरबाजी जो है वो 2023 में 0 थी, जबकि 2022 की बात करें तो 218 केस मतलब जो है वो 218 केस थे तकरीबन 2018 में, 1500 के करीब केस थे, माफी चाहूंगा, मैं वापस इसको बता देता हूं। जो 2018 की बात अगर हम करें पत्थरबाजी की, तो 1458 पत्थरबाजी के मामले हुए थे, और ये कम ज्यादा होते रहते थे, मगर 2023 की बात करें तो ये 0 थे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट जो है वो है सिस्टम के लिए, वो ऐसा बता रहे थे। क्या कहेंगे भट्ट साहब, आप चूंकि थोड़ा देर से जुड़े हैं? जी अरे साहब, सबसे पहले मैं आज कश्मीर के अवाम को ना मुबारकबाद देता हूं। जो सुनामी आज चली थी, और उस सुनामी ने आज जो यहाँ वो पीजी सिस्टम चल रहा था ना, खानदानी 3 जनरेशंस, उनकी बोखलाहट, परेशानी, और कांग्रेस की बोखलाहट और परेशानी आज देखने को। और जहां तक आपने बात की, देखिए एक कश्मीरी, और आज भी उस रैली में था, लाखों की तादाद में जितने लोग अंदर थे, उससे बाहर वेट कर रहे थे कब हम अंदर जाएंगे। ये वो चेंज है
जो चेंज नरेंद्र मोदी जी ने लाई है, 370 को खत्म करने के बाद, 35A को खत्म करने के बाद, सेल्फ रूल को खत्म करने के बाद, एटॉनमी को खत्म करने के बाद आज जो जंग सैलाब उमड़ आया है, वाज़ेह इशारा है कि जम्मू कश्मीर विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है और जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है। अल्ताफ भट्ट साहब, देखिए भाई, आपको बोलने कहा कि आप एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, उसके तर्जुमानी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जो अच्छाइयां वो बताएंगे आप, मगर जो है वो टारगेट किलिंग भी हुई है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे अफसरों को भी टारगेट करके जो है वो उनको शहीद किया गया है, और अलग अलग सूबों के मजदूरों को जो वहां पे काम कर रहे थे वो अलग अलग वक्त में कमी आई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, मगर टारगेट किलिंग जो है वो रह रह करके अब भी होती रहती है, उसमें कहीं कोई जो है वो दो राय नहीं है, और वो सच्चाई है, वो सब जानते हैं। देखिए आरिफ साहब, 2 महीने 3 महीने के बाद कायरू की तरह, बुजदिलों की तरह आके कहीं नहते नॉन लोकल या किसी आम आदमी को पीछे से आके वार करना, मैं समझता हूं ये अब वो जो मिलिटेंसी का लास्ट जो दिया है वो दिया, पहले बुझने से पहले एक बार जोर से टिमटिमाता है, उसी स्टेज पे आ गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 3 पैटर्न यहाँ दहशतगर्दी के हुआ कर रहे। पहले दहशतगर्द हुआ करता था, उसके बाद व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो आजसू में बैठे हुए थे उनको भी हमने ढूंढ के खत्म कर दिया। उसके बाद हाइब्रिड टेररिज्म उसको भी हमने ढूंढ के खत्म कर दिया। और ये आप जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसको मैं पार्ट टाइम टेररिज्म कहता हूं। देखिए ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों को पहले पाकिस्तान ने नशे का आदी बनाया, ब्राउन शुगर, अफीम, चरस, ड्रोनों के जरिए यहाँ वो ये नशा बेचता था, और उनको उसके मजबूर करके फिर 1000, 2000 देके कहीं टारगेट के लिए कराते थे। लेकिन मैं आपको वसूल से कहता हूं, जिस तरह से हमने दहशतगर्दी, हाइब्रिड टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिज्म और ये पार्ट टाइम टेररिज्म भी ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हमने दहशतगर्दी के कफन में आखिरी तेल ठोकी है, और ये मोदी की गारंटी है कि जम्मू कश्मीर को हम दहशतगर्द फ्री बनाएंगे। हाँ, मतलब कश्मीर में भी मोदी की गारंटी चल रही है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं, कह रहे हैं कि भाई 3 दशक के बाद मल्टीप्लेक्स खुल गए, तो मल्टीप्लेक्स खुलना आप इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? मतलब ये इसको क्या तरक्की का एक पैमाना माना जाएगा कि मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, या फिर हालात में, सोच में, और मतलब जो है वो एक तरीके से पूरा ओवरऑल लोगों की जो एक जहनियत थी उसमें बदलाव आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स को तो जाहिर तौर पर तो बंद तो करा गया था, और उसमें कट्टरपंथ की बात भी आई थी कि भाई बहुत कट्टरपंथी हैं वहां पर, जो है वो फिल्म नहीं देखने देंगे और ये सब नहीं करने देंगे। कुछ दिन पहले सब हो गया, और बहुत सारी बातें हुई। जैसे मैंने कहा था कि 53 जो है वो नए ऐसे मतलब जो है वो सरकारी काम है जो होने वाले हैं, जिनका शिलान्यास कह लीजिए या फिर जिनका इफ्तिताह हुआ ये। और बार बार प्राइम मिनिस्टर ने वो कहा कि कुछ परिवार, जाहिर तौर पर उनका इशारा पीडीपी की तरफ था, आईएनसी की तरफ था, मतलब जेके जो है वो की जो पार्टी है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब की। क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार खाली बीजेपी तो होगी नहीं, वो तमाम पार्टियां भी होंगी जिन्होंने अलग अलग वक्त पे जो है वहां पर हुकूमत की है, जो अलग अलग वक्त पर वहां पर इख्तिदार में रही हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर अवेयरनेस की भी कमी थी, और वो उलझे हुए थे उन्हीं रोजमर्रा की चीजों में? हर रोज वही मिलिटेंसी का मामला, हर रोज जो है वो किलिंग, टारगेट किलिंग, हर रोज पत्थरबाजी, हर रोज फिर पैलेट गन भी चलती थी, तमाम बातें होती थी। अंसारी साहब, देखिए आपका ये सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जी, और इसको हमें 5 साल हुआ है उसको देखना होगा। पहली बात कि शायद जमन जो है वो सेंट्रल कंट्रोल में जी, एज फार एज जो सिक्योरिटी कंसर्न बिल्कुल सेंट्रल कंट्रोल कर के थ्रू गवर्नर का थ्रू, और वहां पे अगर देखें कि बरक्स पूरे हिंदुस्तान के हर 6-7 एक सिक्योरिटी का आदमी, वहां पे इस तरह के से लोग शामिल थे। वहां पे कोई पॉलिटिकल नहीं हुआ, अगर वहां पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। आज तक मैं के पिछले 30 सालों में कोई भी प्रॉपर इलेक्शन, चाहे हो चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट, तो जब पार्लियामेंट की बात हाल से नहीं होनी,
ये होनी चाहिए कि वहां पे जो मुलाजमत है, एम्प्लॉयमेंट है कि इम्प्रूव हुई है पहली। दूसरी ये कि वहां पे लोगों में कश्मीरी हो या उनमें आपस में हार्मोनी आ गई, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, वो इस तरह की चीज। हाँ, टूरिस्ट के आंकड़े जो है जाते हैं, लेकिन मालूम है वैष्णो और अमरनाथ आंखों में लोग वो आप ये कह कितना हो रहा है। जी हाँ सर, सुन रहे हैं आपको, प्लीज कंटिन्यू। मैं बोलता, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बिल्कुल बोलिए, अपनी बात रखिए। जी बहुत अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मेरे पास जो पैरामीटर्स है नजर देखना चाहिए, और ये कि हमारे पे लोगों ने में कितनी रहा है, हैं कि नहीं हुए, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हुई है, एम्प्लॉयमेंट कितनी इंप्रूव हुई है, और ये तमाम चीजें जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बात से होती है, वो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। क्या आया लोगों ने उसको कबूल कर लिया है कि हाँ वो 370 जो हट गया वो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कि जब ये हटाया गया था उस वक्त आपको याद होगा कि सबने ये कहा कि ये यूनिलैटरल डिसीजन था, उसमें स्टेट के लोग, स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज की बिल्कुल उसमें कोई सपोर्ट नहीं थी, वहां के लोगों की किसी भी तरह की बहुत सारे लीडर्स को बहुत लंबे वक्त तक जो है वो नजरबंदी बना के रखा था। तो उसमें क्या लोगों से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई गई है? सिर्फ ये कि वहां पे तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक सर्कुलर दे दिया जाए कि वो तमाम लोग पार्टिसिपेट हों, और हमें मालूम है पॉलिटिकल जो कैंपेन होती है और इलेक्शन होती हैं तो तमाम लीडर्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो वो लाखों लोग वहां पे आते हैं। रहा सवाल कि पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, तो आप अगर देखें तो वहां पे हमेशा जो है वो सेंटर का दखल रहा है। अभी देखिए कि पिछले सालों में जो पीएम मोदी साहब का जो रूल रहा है उसमें या तो डाक का कंट्रोल है या इनका पीएम के साथ अलायंस रहा है। और इसके पहले अगर आप देखें तो जब कांग्रेस की रूल में रही तो उनका भी वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा। तो वहां की जो लोकल जो मकामी पार्टी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, ये हमेशा अलायंस में रही। कभी भी पिछले 30 सालों में मैं नहीं समझता कि वहां पे स्टेट में कांग्रेस ने रूल किया हो या बीजेपी ने किया है। तो वहां की मकामी जो पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी ब्लेम कर सकता कि ये मुनासिब होगा। इसलिए सेंटर का बहुत दखल रहा है, वहां का पूरा कंट्रोल रहा है, और तमाम बातों में इस जो रूल है वो इनके कंसल्टेशन के नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर देखें कि वहां पे इस हद तक आई है तो वो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्रेक हुआ कि इस वक्त अगर कम हुई है तो उसकी वजह एक तो ये कि सेक्टर ने कंट्रोल नहीं किया हुआ है, और वो जितने वहां पे ऑटोनॉमी की डिमांड करने वाले जिनको सेपरेट कर दी, तो वो तमाम जेलों में। पाकिस्तान जो स्पॉन्सर करता रहा है वो उसकी हालत बहुत खस्ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बॉर्डर से भी अगर आप सपोर्ट उनको मिलता था वो नहीं मिल रहा है, और इंटरनल सिचुएशन जो है आज जितनी कंट्रोल में है जम्मू कश्मीर, ये कभी भी इतनी कंट्रोल से नहीं रही है। पहली दफा जो है ने डायरेक्ट किया है और वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस वक्त इसलिए आपको थोड़ी वहां पे पीस नजर आ रही है। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट, मैं नहीं समझता कि डेवलपमेंट कोई तरह की कोई नुमाया हुई है। अगर होती तो जाहिर है कि वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, हो जाता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो तमाम जो कश्मीरी पंडित वहां से छोड़ करके बाहर आ गए हैं। हाँ, चूंकि जो कश्मीरी पंडित हैं अभी तक शायद या तो हुकूमत जो है वो उनके लिए माहौल क्रिएट नहीं कर पाई, या अभी तक भी उन्हें भरोसा नहीं हुआ हुकूमत के ऊपर, क्योंकि वो उनके हालात जस के तस हैं। वो कश्मीर फाइल भी आ गई, फिल्म भी बन गई, तमाम चीजें हो गई, तमाम डिस्कशन हो गया, और उसके नाम पर एक तरीके से हमने जब देखा, जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरे ही मुल्क में एक माहौल बना, एंटी मुस्लिम माइंडसेट के साथ लोग बातें करने लग गए और अजीब अजीब नारे लगाने लग गए थे। तो मतलब यानी लोगों के जज्बात तो भड़काए गए कश्मीरी पंडितों के नाम पर, मगर उनकी फलाह बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, या उनको दोबारा वहां बसाने के लिए बहुत ज्यादा वैसे काम नहीं किए गए, उस लेवल पर नहीं किए गए जो होने चाहिए थे। उमर भट्ट साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे पत्थरबाजी की भी बात हुई है। मैंने कहा भाई पत्थरबाजी जो है वो, अगर हम बात करें पिछले कुछ बरसों की और
2023 की, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब 2023 में 0 घटना हुई, मतलब कोई घटना ही नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट माना जाएगा, अचीवमेंट जो है सिस्टम का, जिनके भी हाथ में सिस्टम है। ठीक है, जाहिर तौर पर एक बात ये भी आती है कि जो नौजवान तबका है वो कितना कनेक्ट हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं वो उसके जहनों में कुछ ना कुछ एक तरीके से इमोशनल बातें ज्यादा भरी जाती थी, मतलब उनको उसमें ज्यादा रहते थे, वो जज्बाती बातें ज्यादा होती थी। तो क्या वो कनेक्ट कर पाया है इंडिया के साथ, भारत के साथ और डेवलपमेंट के साथ जो है, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर से बहुत सारे ऐसे मिले नौजवान जो एंटरप्रेन्योर थे, जिन्होंने अपने जो है वो मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग मैदानात में काम शुरू किया है, अलग अलग जो है वो कारोबार शुरू किए हैं हुकूमत की मदद से भी। तो नौजवान तबके का क्या रोल है, उनके क्या हालात है, उसमें क्या कुछ बदलाव जो है आपको देखने को मिला, सोच में भी क्या बदलाव आया क्या? देखिए, लगातार जो 30 साल के अरसे में यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही है, उसकी वजह से जो लॉलेसनेस ऑब्जर्व की गई थी, हाँ। उसे टफ डील करने के लिए जो मशीनरी का इस्तेमाल बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट और लॉ स्क्रूनाइजिंग एजेंसीज इसको जो है लाई तो लाल से देख रही थी, क्योंकि अब भरपूर कानून का इस्तेमाल करते हुए टफ डीलिंग है, तो कोई भी अपने मुस्तकबिल के साथ खेलना नहीं चाहेगा। बिलखुसूस नौजवानों का जो मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है पूरे वतन अजीज के साथ, जो हमारी एस्पिरेशंस नौजवानों में अब देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी 30 साल के अरसे में। और ऐसा कोई खास वजह नहीं है कि नौजवान अब विकास के साथ जुड़ रहा है, नए इनिशिएटिव्स के साथ उसका कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग हो रहा है, या अपॉर्चुनिटीज जो गवर्नमेंट सेक्टर में कम थे और उनमें बेशतर इतनी कमी आ चुकी है कि कहीं ना कहीं अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं एक बेरोजगार नौजवान के पास कि वो एंटरप्रेन्योर बन के या स्टार्टअप सर्विस करके अपनी मुस्तकबिल को बेहतर करें। फिर तालीम के मैदान में भी देखिए, कश्मीरी नौजवान जो है, अगर हम उनकी बात करें, वो तालीम के मैदान में इतने आगे बढ़े हैं और इतने मतलब जो है वो एक तरीके से इंस्पिरेशन भी बने हैं वो बाकी लोगों के लिए, बाकी नौजवानों के लिए, मुल्क के दूसरे नौजवानों के लिए। देखिए, वो पहली बार नहीं है आज की बीजेपी सरकार है तो नौजवानों के अंदर इंटेलिजेंस बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूं। इट्स इनसाइड और ये जो हमारा बेसिक ओरिजिन है, जो कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, वो बेसिकली एक आर्यन है। तो आर्यंस पूरे दुनिया भर में अपनी इंटेलिजेंस से ही पहचाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 30 साल के अरसे में, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक डिस्ट्रैक्ट माहौल था, उस डिस्ट्रैक्ट माहौल को टफ डील करने से अब वापस जो है ट्रैक पर लाया जा रहा है। और इसमें किसी सियासत का नहीं बल्कि अच्छे कानूनदानों का रोल है, अमल दखल है। और अच्छी बात है, नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख ना हो, बेहतर फ्यूचर की जमानत मिले। और नौजवान हर कौम का सरमाया होती है, और हमारे वतन अजीज में जम्मू कश्मीर का नौजवान आज जब नंबर 1 पे हर कंपटीशन में और दूसरे महाज पर अपनी पोजीशन बहाल कर रहा है, तो ये एक अचीवमेंट है, खाली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। तो इस ज़मन में मैं प्रेजेंट सरकार जो बीजेपी सरकार है, इनके पास जो मशीनरी है जिसमें बड़े अच्छे काबिल अफसरान और पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं, उनका एक बेहतरीन विजन है जो जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं। ये काबिल तारीफ बात। ठीक है अल्ताफ ठाकुर साहब, मगर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई जब सब कुछ ठीक है, माहौल ठीक है, तरक्की हो रही है, पर्यटन जो है वो भी, मतलब यानी जो टूरिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं, सयाह भी आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और कृषि के मैदान में जो है ये सूबा आगे बढ़ रहा है। हालांकि हमने देखा था 2022 में जो फसल थी सेब की, वो जो ट्रक आ रहे थे मतलब कश्मीर से दिल्ली आना था, कैसे उनको रोका गया और किस तरीके से जो फिर व्यापारी थे
सेब के या पैदा करने वाले जो किसान थे, मैं खुद मौजूद था श्रीनगर में, वो बड़ा उस वक्त जो है संजीदा मामला था वो, और वो परेशान थे वो लोग, वो सारी चीज़ें भी थी। मगर चलिए मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, माहौल भी सब ठीक है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, नौजवान भी एक्सेप्ट कर चुका है। मगर फिर ये सवाल पूछा जाता है, आम लोग कोई भी पूछेगा कि भाई जमहूरी निज़ाम है, सिस्टम है, एक तो ये कि स्टेटहुड क्यों नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर को वादा किया गया था कि जल्दी लौटा दिया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं लौटाया जा रहा है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अभी एक वादा जो है मतलब ये भी किया गया था कि हम जल्दी इंतखाबात कराएंगे, असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे, और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो पंचायत के चुनाव थे 58% के करीब जो है वोटिंग हुई, यानी बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। तो जब सब कुछ ठीक है तो स्टेटहुड क्यों नहीं लौटाया जा रहा। दूसरी बात, इंतखाबात जो है वो क्यों नहीं कराए जा रहे। आरिफ साहब, उमर भट्ट साहब शायद इनका नाम, मेरा नाम शायद आपको किसी ने गलत बता दिया, मेरा नाम खुर्शीद है, खुर्शीद रब्बानी। जी खुर्शीद साहब, जी रब्बानी साहब। उमर भट्ट साहब ने एक अच्छी बात अभी कही। देखिए, जो पिछली गवर्नमेंट्स और आज की गवर्नमेंट्स है, वहां उस टाइम अमन खरीदा जाता था फॉर शॉर्ट पीरियड, महीने डेढ़ महीने के लिए। देखिए होता क्या था, जब यहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, कैलेंडर निकलते, हड़ताल होती थी, तो जो हमारी कांग्रेस वाली गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह वाली लेड गवर्नमेंट है, क्योंकि हमेशा अमल दखल ज्यादा सेंटर की का ही रहा है, तो वो कुछ पैसा देकर, कुछ रुपया लेकर महीने डेढ़ महीने के बाद थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए उस अमल को खरीदते। लेकिन देश के वजीर आजम की इच्छा शक्ति, देश के होम मिनिस्टर की इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने कश्मीर में अमन कायम किया है। और आज जब आप अभी इलेक्शंस की बात करें, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत राज इलेक्शन, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी ना जिसने 3 टियर पंचायत राज सिस्टम यहाँ लागू कर दिया। कंसेप्ट ही नहीं था ये बीडीसी इलेक्शन क्या होते और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शन, कोई कंसेप्ट ही नहीं था, किसी जम्मू कश्मीर के को पता ही नहीं था। हमने 73rd 74 अमेंडमेंट करके ये इलेक्शन यहाँ कराए दिए। अभी नवंबर 30 से ही ये जो पंचायत के 2 टर्न है, इनकी मुद्दत खत्म हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन आने जा रहा है, आप यकीन रखिए, मैं आपकी चैनल की वसादत से कहता हूं, ये जो 2024 का साल है, इलेक्शन का साल है। पार्लियामेंट इलेक्शन भी होंगे, असेंबली इलेक्शन भी होंगे, म्युनिसिपल इलेक्शन भी होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के, और पंचायत के इलेक्शन भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी उभर के आई, देखिए अमन कायम करना और अमन खरीदना, इसमें बहुत बड़ी फर्क है। हाँ। आप कह रहे हैं कि ये नेचुरल हो रहा है, सब कुछ ये नेचुरली हो रहा है, इसमें कहीं कोई जो है मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, और सब चाहते हैं कि अमन हो। और पहले लोग जो है वो बरगलाते थे नौजवानों को या दूसरे लोगों को, इस वजह से सारी दिक्कतें हो रही थी। ठीक है रुबानी साहब, बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ी चेंज आई। आमिर शेख साहब इस बात का जवाब देंगे। आमिर शेख साहब, चूंकि देखिए वो जो है कांग्रेस से हैं और कश्मीर से भी हैं, तो वो भी सारी हकीकत को जानते हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए रब्बानी साहब, हमने सियासत टीवी स्टूडियोज में तो नहीं की है, न तो किसी के कमरों में बैठकर सियासत की। जब अमन की बात होती है तो फिजिकल पीस और मेंटल पीस, इसमें फर्क करने की जरूरत है। आप किस अमन की बात करते हो? आप जब खरीदे हुए अमन की बात करते हो और अमन कायम करने की बात करते हो, तो अमन कहां पर आपने कायम किया है? जब लोगों के और नौजवानों के जहन यहाँ पे परेशान है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अमन है। ये अमन नहीं है, ये खामोशी है। और इस खामोशी को डरा धमका के और जबर से इसको कायम किया गया है। इस खामोशी को लोगों को डराया गया है, दबाया गया है। जहां पर आपके ठाकुर साहब सुन लीजिए एक बार, ठाकुर साहब सुन लीजिए, वो भी सुन रहे थे, आप सुन लीजिए। मैं इत्मीनान से इनका सुन रहा था, इत्मीनान से सुन रहा था। देखिए, अगर ठाकुर साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवाद नहीं है, खत्म किया जाएगा, तो हम तो उसके साथ हैं। हम तो चाहते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए, और यहाँ पे जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे करें। हम तो चाहते हैं यहाँ की आवाम को राहत मिले। यहाँ पर सियासत से उठकर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं इस तरीके की सियासत चल रही है, खासकर अक़लियत और मुसलमानों के खिलाफ जो सियासत चल रही है। कभी अजानों पर बात होती है, कभी नमाजों पर बात होती है, कभी हिजाब पर बात होती है, मतलब हर मस्जिद पर कुछ ना कुछ मिल जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्तलिफ जगहों के नाम बदले गए। तो मुसलमानों को, कश्मीरियों को क्या दिखाया जाता है कि हम सेकंड क्लास सिटीजन, हम यहाँ पे किराएदार हैं। आसाम में क्या हुआ, वहां पे कानून कौन सा लाया गया? यहाँ पर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक पर्टिकुलर एक रिलीजन का एक यहाँ पर कानून लाना चाहते हैं, तो मुसलमानों को डराया और धमकाया जाता है। तो मैं ऐसा मुल्क में मैंने ऐसा मुल्क तो नहीं देखा। मैं आईन जो देखता हूँ और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखता हूँ, तो मुझे आईन कहीं नहीं दिखाई देता है, मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स कहीं पर नहीं दिखते, मुझे आर्टिकल 19 कहीं नहीं दिखता है, आर्टिकल 21 कहीं नहीं दिखता है, ये आर्टिकल 370 की बात करते हैं। रबानी साहब जरा मेरी तरफ से पूछ लीजिए, मेरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि इनको अगर ये पता होगा, तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, इनको अगर 370 के बारे में पता होगा क्या 370 था क्या, ये तो बहुत कुछ कहते हैं 370 के बारे में, खुदा ने सब पिछले 370 क्या था नहीं जानते। ये मैं दावे से आपको कहता हूं, ये नहीं जानते 370 क्या था। जरा पूछ लीजिए, मेरी तरफ से पूछ लीजिए कि 370 क्या था, इस 370 में ऐसा क्या था। ये कहेंगे कि 370 से यहाँ पर हमारे हुकूक पामाल हो रहे थे, 370 से तरक्की नहीं हो रही, 370 से बेरोजगारी हो रही थी। खुदा से पूछ लीजिए कितना कुछ हो रहा था 370। आईन में क्या था, आईन में बताइए इनको क्या था, बताइए आईन में लिखा क्या था, जरा पूछ लीजिए इनको। तो ये ढिंडोरा जो है, ये ढिंडोरा है 370 ने यहाँ पर 370 हमारे लिए तहफुज था, 370 हमारी नौकरियों का तहफुज था, 370 हमारे रोजगार का तहफुज था, हमारी जमीनों का तहफुज था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 370 हिंदुस्तान के आईन में था, पाकिस्तान के आईन में नहीं था। तो इस बात को उनको समझना चाहिए। तो अगर हमारे अवाम के लिए इनके पास राहत है, भारतीय जनता पार्टी के पास राहत है, ठाकुर साहब के पास, अल्ताफ साहब एक इनके बहुत देर तक इनके साथ डिबेट मैंने काफी इनके साथ किए हैं। तो आइए कुछ करिए, अच्छा करिए। तो सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा जो आपकी तारीफ करेगा और अपनी तंजीम की तारीफ करेगा। शुक्रिया भट्ट साहब। हाँ ठीक है, भट्ट साहब को बोलने दीजिए। भट्ट साहब, हाँ भट्ट साहब थोड़ा सा, हाँ अल्ताफ ठाकुर साहब, ठीक है अल्ताफ ठाकुर साहब से बात। जी ठाकुर साहब जी, देखिए रुबानी साहब 370 नेहरू जी की नाजायज औलाद थे, जिसने यहाँ उस 370 के जरिए हमें कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की डेवलपमेंट और कश्मीर के विकास को रोक के रखा था। और दुनिया जानती है 370 को हमने 370 मीटर नीचे जमीन के अंदर दफन कर दिया। ये वाहिद डेड बॉडी है, इसमें 2 कलर का कफन लगा, एक अटानमी वालों का, एक सेल्फ रूल का। ये तो हमने करके दिया। हम कहते हैं ना चीना फूंक के हम कहते हैं 370 को खत्म कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, बैकडोर एंट्री थी और बैकडोर एंट्री के जरिए लाया गया था और पार्लियामेंट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से उसको दफा यहां से खत्म कर दिया है। हाँ। और ये किस 370 की बात कर दी। देखिए मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते, और वो मुर्दे जो 370 मीटर नीचे जमीन के अंदर तुके, क्या कल 370 वापस आएगा? ठीक है, धोखा दे रहे लोग को 370। और कांग्रेस की हालत देखिए ना, आप उत्तराखंड देखिए, आप राजस्थान देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, जहां जहां जोड़ों के नाम से जाते हैं वहां कांग्रेस को तोड़ा जाता है। हाँ। और इनकी हालत इस हद तक है कि पार्लियामेंट में इनका अपोजिशन का स्टेटस नहीं है। और किस कांग्रेस की बात कर रही है? मैं प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब आपके पास में आऊंगा। देखिए एक बड़ा मसला जो है वो जब कश्मीर पर डिस्कशन होता है, जब बात होती है, तो एक बड़ा मसला यह आता है कि कश्मीर से सब मोहब्बत करते हैं, कश्मीर को सब लेना चाहते हैं, कश्मीरियत की भी बात होती है, मगर कश्मीरी अवाम से जो है वो न जाने क्यों नफरत है। वो हो सकता है कि जो मिलिटेंसी का एक लंबा चौड़ा जो है वो दौर चला, उसकी वजह से हो, या फिर कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं। कश्मीरी पंडितों का मामला भी है, जाहिर तौर पर जो है वो भी सब लोग जानते हैं कि वो अलग अलग वक्त में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, वैसा हुआ होगा तभी तो सारी जो है चीज़ें हुई है ये ऐसा। तो जो कश्मीरी नौजवान हैं उनके साथ हम देखते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं मुल्क के अलग अलग सूबों में जो नहीं होनी चाहिए। मारपीट होती है, कुछ लोग जो है अगर कोई ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं उनके सामान को उठा करके फेंक दिया जाता है, और भी इस तरह की घटनाएं जो है वो एक नहीं कई सारी अलग अलग वक्त पर होती रहती हैं। मेरा सवाल यह है कि आप कश्मीर से तो मोहब्बत करते हो मगर कश्मीरी अवाम से नहीं। ये जो माइंड सेट है आम हिंदुस्तानियों का, और सबका नहीं है, ये कुछ एक लोगों का होता है, इसको कैसे बदलने की जरूरत है? आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं जो खटास पैदा करता है वो खटास और ज्यादा बढ़ती जाती है? देखिए कश्मीर के मुसलमानों के पहले मसाइल तो कुछ और थे, लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत से कुछ और ये इजाफा हो गया, और वो इस तरह से कि यहाँ पे इस वक्त हमारी जो मौजूदा सरकार है वो ये कहती रही है कि उनको मुसलमानों के वोट्स नहीं चाहिए, उनको असेंबली और पार्लियामेंट में किसी भी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम आज जो 370 वगैरह की बात करते हैं, अगर हम ये मान के चलते 370 है बिकम थिंग ऑफ पास्ट, वो एक पुरानी बात हो गई। तो आज जो आपने बताया कि जो स्टूडेंट आता है कश्मीर से और कहीं वो कोई मकान या तलाश करना चाहता है, या जो आपने बताया कि जो वहां से कुछ मार्केटिंग वगैरह के लिए आते हैं,
वगैरह या शाद वगैरह यहाँ बेचने के लिए, तो उनको जाहिर है कि उस मोहब्बत से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए कि उनको मकान वगैरह नहीं मिलता। लेकिन एक बात तो ये भी बताना चाहूंगा कि जो वहां से आते हैं, यहाँ पे कहीं मार्केट वगैरह कहीं बैठते हैं, तो उनके साथ बड़ी इज्जत से लोग बात करते हैं जी। तो ये बात बहुत सही नहीं है कि वहां से जो लोग यहाँ पे खरीद फरोख्त के लिए आते हैं उनके साथ बदतमीजी है, या एक केसेस होते होंगे जिस तरह के लंचिंग वगैरह हो जाती है। हाँ, लेकिन मसला अब भी है कि अगर वो कहीं मकान तलाश करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आसानी से नहीं मिलता उनको, और जो दिगर मुसलमान हैं हिंदुस्तान में उनके लिए भी दिक्कत होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पहले से चल रही थी, और जब कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं तो ये और ज्यादा एग्रीवेट प्रॉब्लम और बढ़ गई, और खास करके मौजूदा सरकार में, हुकूमत में ये चीजें और बढ़ गई हैं। और मुसलमान भाई या नॉट कि दे आर नॉट रिस्पेक्टेड, जबकि 10 से 12% मुसलमान बीजेपी को भी वोट देते हैं और आइंदा भी देंगे। लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि क्या कश्मीर में पीस आ गया और वहां पे क्या लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो अभी जैसे 2 महीने में हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं, कराया जा सकता है। ऐसे जैसे उड़ीसा में जो है पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली दोनों इलेक्शन साथ, तो अगर हुकूमत ये समझती है कि आपको ऐसी उम्मीद है कि जब चुनाव पिछले 10 सालों से आपको उम्मीद है कि जब चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेगा, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम होगा, तो अगर वहां पे पीस आ चुका है, अगर वहां पे हालात सुधर चुके हैं, तो ये दोनों इलेक्शन जो है अभी अप्रैल और मई में हो सकते हैं और कराए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जो सरकार ने या मोदी सरकार की जो गारंटी थी कि वो पूरे मुल्क में एक जमहूरियत कायम होगी और वहां पे कायम हो जाए, तो कहूँ कि इनका मकसद पूरा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि ये आधी अधूरी बातें हैं, उन बातों को ज्यादा मतलब नहीं बचता। ठीक है उमर भट्ट साहब, एक चीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने तमाम बातें तो करी हैं, मगर एक अहम चीज ये भी कही है, और ये जिक्र उन्होंने किया था पहले उत्तराखंड में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था इन्वेस्टर्स का, इन्वेस्टर समिट थी, तो उन्होंने कहा है कि वेड इन इंडिया, भारत में ही शादियां हो, मतलब चूंकि बहुत सारे अमीर लोग जो है वो विदेशों में जाते हैं, अलग अलग जो है वो मुल्कों में जाते हैं शादी करने, तो वेड इन इंडिया का जो है उन्होंने एक नारा दिया था, जैसे मैंने बताया कि वो उत्तराखंड में उन्होंने दिया था, आज कश्मीर में भी उस नारे को दोहराया है। जब प्राइम मिनिस्टर, देश का मुखिया, इस मुल्क का जो है जो मतलब सबसे बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो इस तरह के नारे देते हैं, तो आपको लगता है कि उस पर लोग भरोसा करते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं अगर कश्मीर में जाकर के उस नारे को जो है वो बुलंद कर रहे हैं, उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो डेवलपमेंट में एक तरीके से 2 कदम और आगे बढ़ा जाएगा उससे, ये आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं? जी, अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज, आप शायद म्यूट है जी। हाँ, आपकी ऑडियो अभी भी नहीं आ रही सर, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। मैं तमाम नाजरीन से भी कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हम भी फेस कर रहे हैं, आज शायद कुछ नेटवर्क का इशू है कश्मीर में, क्योंकि जितने भी हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ इशू है, बार बार जो है वो नेटवर्क जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार ऑडियो चली जाएगी, कई बार जो है वीडियो चली जाती है, तो मैं माफ़ी के साथ जाहिर तौर पर कई बार नेटवर्क का इशू होता है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। उमर भट्ट साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने जी ये नारा आपके कहने के मुताबिक उन्होंने उत्तराखंड में भी दिया, और आज इस नारे को फिर कश्मीर में अपनी जुबान से दोहराया, और आने वाले वक्त में ये कितना कारगर साबित होगा। वेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट उनके लिहाज से वो किस सोच से इसको देखते हैं, आज भी किसी ने नहीं रोका है, जिसकी जहां सेटिंग है वो वहां शादी करने में लगा हुआ है। वेड इन इंडिया के इस कॉन्सेप्ट को मैं सर थोड़ा सा इसमें वजाहत कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी लड़की से शादी करना, वो ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, विदेशों में जाकर के शादियां मैनेज होती हैं, तो उन्होंने उत्तराखंड में कहा था कि आप उत्तराखंड में आइए, वो इवेंट्स कीजिए, ताकि जब लोग आएंगे वहां पर जाएंगे तो वही पर्यटन आएंगे, मतलब सयाह आता है तो जाहिर तौर पर वो पैसा भी लेकर के आता है, तो उस अंदाज में या उस एंगल से उन्होंने बोला। जी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर डायरेक्टली टूरिज्म पे निर्भर है जी। फ्रूट इंडस्ट्री के साथ साथ सबसे बड़ा सेटअप जो है वो टूरिज्म है, जिसकी आमदनी पर
पूरा जो है कश्मीर के लोग निर्भर है डायरेक्टली। तो वेड इन इंडिया बिलखुसूस कश्मीर में वेडिंग के इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से लोगों के लिए भी एक तरीके से दावत है उनके लिए कि आइए आप इंडिया में आकर के जो है वो मैनेज कीजिए पूरा सिस्टम को और यहां हम शादियां कराएंगे आपकी। जी, मैं आपकी बात को टोकना चाहूंगा। इस सब को वेड इन इंडिया जो विदेश के उन लोगों को, उन टाइकून्स को, उन ममालिक को ये जो ओपन इनविटेशन है कि आप आइए और हिंदुस्तान में अपनी शादी के बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करिए, और बिलखुसूस कश्मीर में आपके पास भरपूर मौका है जन्नत में इस शादी के बंधन में बनने का। तो मैं पहले आपको बता दूं, देश भर से जो आए हुए लोग अभी तक एक फख्र महसूस कर रहे हैं कि देश में ही धरती का स्वर्ग उनके पास है और उन्हें इस स्वर्ग पर अपने प्रोग्राम को सेट करना चाहिए। उसके साथ साथ विदेश के लोगों को अगर हम ये गारंटी दे रहे हैं कि उनके वेडिंग इन इंडिया और वेडिंग इन कश्मीर स्पेशली बिल्कुल ठीक के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके इंतजार में है, तो हमें इस चीज को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा। बिल्कुल ठीक। ये देश भर के लोगों के लिए ही नहीं, विदेश के लोगों के लिए भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि हम पहले सिक्योरिटी सिनेरियो को चेक करें कि हम किस हद तक इस चीज को कामयाब करने के लिए तैयार हो गए हैं, या अगर कोई कमी पेशी है तो उस चीज पर हमें फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोफेसर एम एम अंसारी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है वो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करते थे। आपको लगता है, उम्मीद है कि जो वो कहते थे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और सब कुछ ठीक होने वाला है? उम्मीद तो करनी चाहिए कम से कम अल्फाज में, चूंकि वक्त की कमी है, वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपने वाजपेयी साहब के नाम से आपने याद दिलाया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में लाल किला से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि न गाली से न गोली से, गले लगाने से कश्मीरियों के मसले जो है हल होंगे। तो अब देखिए कहां तक गले लगाए गए हैं कि आज भी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कश्मीरी पंडित वहां पे जा नहीं पा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट सिनारियो जो है इतनी अच्छी नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे 6,400 का वो उनको पैकेज अनाउंस करना पड़ा है। तो देखिए ये जो मोहब्बत की बातें हैं ये तो हमेशा साहब ने कहा है और मोदी जी ने भी कहा है, और इससे पहले और तमाम, मगर बात सच्चे दिल से होनी चाहिए और जो बात कही जाए उस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है। अल्ताफ ठाकुर साहब, कम से कम अल्फाज में क्या कहेंगे? 15-20 सेकंड का वक्त है आपके पास जी। देखिए, मोदी जी के दिल में कश्मीर के लिए खुसूसी एक प्यार है, मोहब्बत है, एहतराम है। जब भी उन्होंने अपनी मन की बात की, पॉपुलर मन की बात की, कभी नदरू की बात की, कभी हैंडीक्राफ्ट की बात की, कभी उन्होंने यहाँ के टूरिस्ट प्लॉट को गुलमर्ग, और कभी वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की। ऑन द रिकॉर्ड आप गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी आप ये कंफर्म कर सकते, जब से उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की 24 जो शादियां हैं वो गुलमर्ग और पहलगाम में हुई है। मोदी जी का जो विजन है, जो उनका मिशन है, वो जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर बनाना, जम्मू कश्मीर में। चलिए, बहरहाल उम्मीद करते हैं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें दम होता है और उसमें दम होना भी चाहिए। हालांकि जो अपोजिशन पार्टियां वो सवाल उठाती है, कई बार उनके सवाल जो है वो सही भी साबित होते हैं। बात की है प्राइम मिनिस्टर ने तो जाहिर तौर पर जो जम्मू कश्मीर की आवाम का एक मतलब जो है एक हक छीना गया है स्टेटहुड का, वो उन्हें वापस मिलना चाहिए। असेंबली इंतखाबात भी हों, ये भी जरूरी है, और हालात जो है वो बेहतर हों, सबका यकीन जीता जाए। इसके लिए मिलजुल करके जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी जो मदद कर सकती है उनको करना चाहिए, और कश्मीरी आवाम को दिल से मतलब बातों से नहीं, दिल से लगाना पड़ेगा, उन्हें गले से लगाना पड़ेगा, और वो दिल से लगाना पड़ेगा। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। आज यहीं खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को, कल फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।